हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज और इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेके आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। दोस्तों, इस टॉपिक को लेने का एक ही मकसद है कि जैसे पार्ट 2 का अभी जस्ट एग्जाम समाप्त हुआ है सेशन 2019 से 22 वाले स्टूडेंट के लिए बिहार यूनिवर्सिटी के, तो जैसे आप पार्ट 3 का हम बैच स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको पेपर 7 के ग्रुप सी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए यह टॉपिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक इस टॉपिक को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक जो पार्ट 3 में जो पेपर 7 के ग्रुप सी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है वह डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ही हम इस टॉपिक को लेके आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, हालांकि यह तो बीएससी पार्ट 2 के लिए है, जो बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए उन सभी बच्चों के लिए है, लेकिन यही चीज़ जो है ना आपको वहाँ भी यूज आने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को लेके आ रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है दोस्तों। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 में ही डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, या बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री या हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर को भी सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं दोस्तों। ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी क्या होता है, यह सब चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। और आज और इस लेक्चर में लास्ट टॉपिक हम लेके आ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को दोस्तों। देखिए, यहाँ से जो टॉपिक हम डाले हुए हैं वह जो मेन टॉपिक है वही डाले हुए हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की दोस्तों। ठीक है, जब तक यह चीज़ आप नहीं सीखेंगे तो हम लोग पार्ट 3 में जैसे जाएंगे तब पेपर 7 का जो ग्रुप सी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट दोस्तों। ठीक है, तो जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक उस टॉपिक को आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी दोस्तों, और हम कहें या कहें आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ही हम इस टॉपिक को चूज किए हैं और इस टॉपिक को हम लेके आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का हो दोस्तों। ठीक है, किस फॉर्म का, तो पी नॉट डी एन बाई डी वाई डी एन वाई बाई डी एक्स के पावर एन प्लस पी वन डी एन के पावर एन माइनस वन इंटू वाई इंटू डी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई बटा डी एक्स एन के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 पी एन वाई इक्वल टू क्यू दोस्तों। ठीक है, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से और करके यहाँ से सब में y कॉमन निकाल के यहाँ बाहर निकाल चुके हैं दोस्तों, इक्वल टू क्यू है। फिर इसी चीज़ को हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हो, यहाँ से d बाई डी एक्स को हम लोग यहाँ से कैपिटल D लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस सब के जगह पे हम क्या किए हैं, यहाँ से d को इक्वेट कर दिए हैं, यानी d रख दिए हैं, और यहाँ y है तो y इक्वल टू क्यू कर दिए दोस्तों। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 हम मान चुके हैं। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तीनों में से कोई भी फॉर्म का हो जहाँ पी नॉट पी वन पी टू डॉट 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 पी एन आर कॉन्स्टेंट, जहाँ इसमें पी वन पी टू पी थ्री से लेकर पी एन और पी नॉट है वह क्या है आपका एक कांस्टेंट है, और क्यू जो है दोस्तों, जो यहाँ राइट हैंड साइड में जो क्यू दिया गया है वह आपका एक एक्स का फंक्शन हो, नहीं तो कांस्टेंट हो दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ से लिखा गया है, एंड क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एलोन और कांस्टेंट आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बच्चों। ठीक है, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का अगर हो तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं, यानी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी में एक नोट लिखे हैं, नोट करके यहाँ से लिखे हैं क्या, एफ है क्यू इक्वल टू जीरो, यानी जो इसका राइट हैंड साइड है दोस्तों यह अगर जीरो के बराबर हो जाए देन द इक्वेशन थर्ड, यानी इस इक्वेशन को
इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे इसका अगर राइट हैंड साइड अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो इसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हम कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नोट नंबर 2 की बात करते हैं। नोट नंबर 2 में क्या कहता है, इफ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू अगर जीरो के बराबर नहीं हो, देन द इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी अगर क्यू का वैल्यू जीरो हो जाता है तो होमोजीनियस, और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होता है तो उसको नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए यहाँ से नोट नंबर हम लोग 3 में लेके आ रहे थे। देखिए डी जो है ना, डी का मतलब है डी बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन। अगर 1 बाई, और हम जानते हैं ना इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का जस्ट उल्टा। अगर जहाँ भी आप 1 बाई डी देखेंगे इसका मतलब क्या है, वह इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में जनरली दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, आप लोग समझ गए हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम कैसे पहचानेंगे या किसको कहेंगे दोस्तों। अभी हम एग्जाम्पल लेकर जैसे आवेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी आप समझ पाएंगे। उससे पहले देखिए यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ से जो डी ऑपरेटर है उसका वैल्यू आपको हम दिखाते हैं यहाँ से क्या है दोस्तों। ठीक है, जैसे में आप लोग यहाँ से देखेंगे डी का मतलब हम क्या बोल रहे थे, तो डी का मतलब हम डिफ्रेंसिएशन आपको कह रहे थे। ठीक है, यानी जहाँ भी अगर इस तरीके से अगर देखेंगे आप, जैसे में एग्जाम्पल के थ्रू से कुछ समझिए सर, जहाँ भी अगर डी एक्स देखेंगे ना, इसका मतलब क्या है, डी को एक्स से एक्स बार हमको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ से डी एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको 2x लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से यहाँ से अगर डी साइन एक्स अगर आएगा इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं डी साइन एक्स है, अब बट्टा में यहाँ से डी एक्स लिखोगे, अर्थात साइन का डिफरेंस में क्या जानते हो, कॉस जानते हैं तो कॉस एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। और अगर यही चीज़ अगर यहाँ रहेगा, जैसे 1 बाई डी इंटू एक्स रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है डी एक्स है, यानी इसका क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ से 1 बाई डी इंटू अगर क्या रहेगा, यहाँ से x के पावर 4 रहेगा, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 बाई 5 प्लस का सी लिख सकते हैं। इसी तरह से मेरे दोस्त अगर 1 बाई डी इंटू साइन एक्स रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हो, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी जानते हैं। यानी जहां भी अगर आप डी देखेंगे इसका मतलब उसको डिफ्रेंसिएशन समझेंगे, और जहां भी आप 1 बाई डी देखोगे वहां आप क्या समझोगे उसको, तो इंटीग्रेशन समझेंगे मेरे दोस्त। किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ताकि आप एग्जाम्पल के थ्रू से समझे और तब हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस पे हम लोग बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। देखिए यही आपको एग्जाम्पल दिया गया है, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर 2x दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह आपका क्या, एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 होल इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स आपको दे रखा है। उसी तरह से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर y इक्वल टू 0 दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो जब भी अगर इस टाइप की अगर इक्वेशन अगर आवे तो आपको यह पता होना चाहिए या पता हो जाएगा कि आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, या हम क्या कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से द जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स दोस्तों। ठीक है, मतलब कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं तो वह 2 पार्ट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है।
एक को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी उसको शॉर्ट में CF कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और सेकेंड में पार्टिकुलर इंटीग्रल कहा जाता है, जिसको हम PI कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आपका CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और सेकेंड आपका क्या है तो PI या इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और यह चीज़ अगर आप नहीं जानेंगे, आपको निकालने का अगर तरीका नहीं पता है, तो कह रहे थे जो पार्ट 3 में बिहार यूनिवर्सिटी का जो पेपर 7 का ग्रुप C में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है दोस्तों, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप नहीं समझ पाएंगे अगर पार्ट 2 में अगर आप नहीं पढ़े होंगे। और यह भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे या इस लेक्चर को भी आप अगर आप नहीं पढ़ते हो, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी आपको CF निकालना पड़ेगा और PI निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो जब तक आप CI और PI अगर नहीं निकालने आता है, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है, उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बातें करेंगे कि हम CF कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग CF की ही बातें करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PI यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल की बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी हम नहीं पढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू से ही CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है उस पर हम लोग बातें कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ना, मेनली 3 या 4 या 5 तरीके से निकाला जाता है। डिफरेंट क्वेश्चन पे डिफरेंट तरीका से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाता है दोस्तों। तो हम 4 या 5 क्वेश्चन को करके हम आपको बताएंगे कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफरेंट क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो टॉपिक हम डाले हुए हैं, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF बाय एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेके आए हैं d2y/dx² -5 पे dy/dx + 6y = 0 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक सॉल्यूशन हम मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट y = e⁻mx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन के लिए ही मान रहे हैं, आने वाला टाइम में हम नहीं मानेंगे क्योंकि सम में यह होता ही है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या मान चुके हैं, y = e⁻mx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। यानी इस इक्वेशन का यह आपका क्या है, तो एक सॉल्यूशन है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं CF निकालते हैं, ठीक है। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले इसको आप अरेंज कीजिए, D के फॉर्म में लिखिए। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, d2y/dx² -5dy/dx + 6y = 0 दिया गया है। इसको अगर अरेंज करते हैं कैसे लिखोगे, d2/dx² -5dy/dx + 6 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से y = 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखोगे क्या करेंगे, यहाँ से इसके जगह पर d² -5d + 6 इंटू y = 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बातें करेंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इसी पे हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस D के जगह पे आपको m पुट करना होगा, ठीक है। अर्थात m² -5 पे m है, ठीक है, आप +6 और इस y के जगह पर 1 पुट करना होगा, यानी 1 में अगर इससे गुना करेंगे तो यही रहने वाला है। और राइट हैंड साइड को हमको 0 लेके चलना पड़ता है, यानी q = 0 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी आपको 0 दिया ही गया है, तो यहाँ हमको 0 लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह 0 है ही दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया आपका, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के आपको लिखना होगा ऑक्सिलरी
इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या हो गया, तो यही आपका क्या होगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया दोस्त, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे यहाँ से, क्या इसको फैक्टर कर लीजिए, एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 3m प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर m बाहर निकालते हो तो m माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3 बाहर निकालते हैं तो m माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। दोनों में कॉमन क्या है, m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से m माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से m माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात m इक्वल टू यहाँ से 2 लिख सकते हो और यहाँ m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से तो 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते थे क्या, यहाँ से m का जो वैल्यू आया है वह m का वैल्यू क्या क्या आया, तो m का वैल्यू 2 आ गया और 3 आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी यही हमको क्या मिला, तो इस इक्वेशन का रूट्स मिल गया। और यह रूट्स जो हम देख रहे थे, यह रूट्स कैसा आ रहा था, यह रूट्स आपको जो है ना रियल है, रियल एंड अनइक्वल है, अनइक्वल है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी अगर आपका रूट से क्या हो, रियल हो और अनइक्वल हो, क्या हो, रियल हो और अनइक्वल हो, तो उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से आप अगर CF लिखोगे या x इज इक्वल टू लिखोगे या कहें यहाँ CF भी कह सकते हैं, ठीक है। CF अगर लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे आप क्या, उससे पहले देखिए यहाँ से जैसे m का वैल्यू 2 और 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन हम माने हैं e के पावर mx, वह क्या होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि m के जगह पर 2 रखेंगे और m के जगह पर 3 रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री अगर इक्वेशन अगर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते थे क्या, CF इक्वल टू क्या हो सकता था, देखना यहाँ से C1 एक कांस्टेंट जोड़ेंगे और e के पावर इसका फर्स्ट वाला रूट्स लेंगे, यानी 2 और x लिखोगे, फिर प्लस यहाँ फिर एक और कांस्टेंट जोड़ेंगे C2 e के पावर यहाँ से 3x लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर इसका एक और वैल्यू आता तो फिर यहाँ से C3 e के पावर जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे, फिर एक और वैल्यू आता तो फिर उसको भी लिखते एक और कांस्टेंट के साथ जोड़ के दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका क्या है, तो CF हो गया मेरे भाई, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का यही तरीका है, इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर रूट से रियल हो और अनइक्वल हो तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे, जितना भी रूट्स आता उसके कांस्टेंट के जोड़ते और e के पावर हम करते चले जाते दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कहीं भी रूट्स अगर रियल हो और अनइक्वल हो तो कुछ इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकाल सकते हैं, यानी CF को हम निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक और टाइप से लेके आए हैं या एक और क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। और तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस 4y इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से d2/dx² प्लस का 4 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से क्या करो, इसको लिख सकते हो d² प्लस का 4 इंटू y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब आइए 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए अगर आप आते हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, तो d के जगह पर m रखते हैं यानी m² प्लस का 4 और y के जगह पर 1 रखते हैं यानी 1 में इससे गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम 0 लेके चलते हैं, तो यहाँ 0 ऑलरेडी दिया ही गया है तो यहाँ 0 रहबे करेगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ कुछ और दिया रहता तो हम क्या करते हैं, 0 ही लेके चलते मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकाल चुके हैं, तो m² प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख चुके हैं बच्चों, ठीक है। फिर इसको क्या लिखोगे, यहाँ से m² इज इक्वल टू माइनस का 4, यानी यहाँ से लिख सकते हो m इक्वल टू रूट अंडर माइनस का 4 लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हो m इक्वल टू प्लस माइनस 2y लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जो देख रहे थे यह आपका क्या आ गया रूट, तो यह आपका रूट्स जो आ गया यह आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया रूट्स दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से क्या लिखेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है दोस्तों, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट
गेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका CF अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका का हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको सोल्व करके हम आगे बढ़ाएंगे। यानी अगर इसका CF अगर निकालना पड़ेगा तो CF इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो ई के पावर यहाँ सबसे पहले यहाँ से एक कांस्टेंट C1 इंटू ई के पावर फर्स्ट, यहाँ क्या है +2i, तो यहाँ से 2ix, फिर प्लस का C2 ई के पावर माइनस का 2ix लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से CF मेरा जो है ना यही आने वाला था दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हो, हम लोग जानते हैं ई के पावर ix इक्वल टू क्या होता है cos x प्लस का sin x होता है। उसी तरह से ई के पावर माइनस का x इज इक्वल टू क्या होता है cos x माइनस का i sin x हुआ करता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो, देखना यहाँ से C1 ई के पावर cos 2x प्लस का i sin 2x लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस C2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से cos 2x माइनस का i sin 2x लिख सकते हैं बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से गुना कर लीजिए C1 cos 2x प्लस का C1i sin 2x प्लस क्या लिखो यहाँ से C2 cos 2x माइनस यहाँ से C2i sin of 2x लिख सकते हो। अब यहाँ से देखना cos 2x यहाँ भी है, cos 2x यहाँ भी है, कॉमन निकाल लीजिए, क्या लिखोगे यहाँ से C1 प्लस का C2 इंटू cos 2x प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, तो i भी कॉमन है, तो C1 माइनस का C2 इंटू साइन i 2x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या है CF हो गया। अब यहाँ से देख रहे थे C1 प्लस C2 भी एक कांस्टेंट ही है और i इंटू C1 माइनस C2 भी एक कांस्टेंट ही है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से CF इज इक्वल टू डायरेक्ट हम यहाँ से इसके जगह पर a cos 2x प्लस का b इसके जगह पर b sin 2x लिख रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो है ना परफेक्ट आपका क्या हो गया, तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर निकालना होगा तो यहाँ जो m का वैल्यू आएगा ना वह a आप प्लस साइन यहाँ से 2 है तो यहाँ से 2x प्लस a cos 2x प्लस b sin 2x करेंगे। अगर यही चीज़ें यहाँ से अगर कह रहा था 3 रहता तो a sin 3x प्लस a cos 3x प्लस b sin 3x लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो अगर रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हो या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम करेंगे तो अब इतना हम करके आपको नहीं दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है, या आप भी इतना नहीं करेंगे, आप समझ गए हो ना। अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे a इंटू कॉस यहाँ जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू लिखेंगे, आप प्लस b साइन यहाँ जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू हम लोग लिखा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और देखिए, हो सकता था कुछ इस तरीके से भी आ सकता था। किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ जो इसका m का वैल्यू निकाले हैं वह m का वैल्यू क्या ऐसे भी तो मिल सकता था ना, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा m इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा भी तो मिल सकता था। जैसे मैं अभी यहाँ से आई बीटा ही मिला है, अल्फ़ा भी तो हो सकता था। तो जब भी अगर अल्फ़ा भी अगर होता है इसमें तो इसका जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखने वाले हैं बस ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ से देखिए CF इक्वल टू a cos अल्फ़ा x प्लस का b साइन अल्फ़ा नहीं बीटा x, ठीक है, और होल इनटू आपको e के पावर क्या लिख देना है अल्फ़ा x लिख देना है। यानी यहाँ जो रियल पार्ट होगा उस रियल पार्ट इंटू x कर देना है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। कब, जब m का मान कुछ इस तरीके से आएगा तब। जैसे मैं देखो एग्जांपल के थ्रू अगर m का मान है क्या आ गया यहाँ से 4 प्लस माइनस 6i आ गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हो a cos 6x प्लस का b sin 6x इंटू ई के पावर रियल पार्ट क्या है 4 है तो 4x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। कहीं कहीं आप ऐसे भी देखेंगे लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ना कहीं कहीं CF ऐसे भी लिखा रहता है। कैसे, तो ऐसे लिखा रहता है। जैसे मैं यहाँ से साइन अगर
खाली यह वाला फॉर्म रहे, इस ऐसा नहीं रहे, तो साइन बी एक्स प्लस का सी, बी क्या होगा यहाँ से, तब बी जो एम का जो वैल्यू मिला है ना वही वैल्यू यहाँ रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सी क्या, सी कोई कांस्टेंट रहता है, या कहीं कहीं ऐसे भी देखेंगे जनरली लिखा रहता है, यानी कॉस बी एक्स प्लस का सी लिखा रहता है। यानी इसी चीज़ को अगर हम इस फॉर्म में अगर लिखते तो कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते थे। किस तरीके से, तो इस तरीके से सी एफ इक्वल टू साइन बी के जगह पर क्या है 2x प्लस का सी लिख सकते हैं, या सी एफ इक्वल टू कॉस 2x प्लस का सी लिख सकते हो। तो अगर ऐसा भी अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब एक चीज़ और देखोगे, अगर इसी में खाली यह रियल पार्ट ही, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ही है तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसमें रियल पार्ट भी अगर आ जाता है, इन केस क्या आ जाता आपका रियल पार्ट भी आ जाता, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करते, ठीक है। रियल पार्ट जैसे मैं मान लो कि यहाँ से अगर क्या गया, यहाँ से अगर अल्फा है रियल पार्ट, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ई के पावर अल्फा एक्स को और जोड़ देते हैं, ई के पावर अल्फा एक्स को और जोड़ लेते हैं, डेट्स इट। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, कब, जब उसका रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, यानी आयोटा वाला टर्म में आवे, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिखिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 में डी के पावर 4 प्लस 18 डी स्क्वायर प्लस 81 इंटू वाई इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, इसी पे हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको आपको तोड़ के ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम यहाँ से लिखते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी हम क्या है इसको सी एफ अगर निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सी एफ निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप निकालते हो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हो, तो डी के जगह पर एम पुट करते हैं, यानी एम के पावर 4 प्लस 18 एम स्क्वायर प्लस 81 इंटू वाई के जगह पर 1, यानी 1 में इससे गुना करें तो वही होगा, और राइट हैंड साइड में 0 लेके चलते हैं, तो यहाँ से हम 0 लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना क्या इसको लिख सकते हो, अगर यहाँ क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, देखो इसको यहाँ पुट कर लीजिए, एम स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर लेते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, टी स्क्वायर प्लस का 18t प्लस का 81 इक्वल टू 0 कर सकते हो, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी प्लस क्या लिख सकते हो 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब टी का वैल्यू यहाँ से रख लो, एम स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, अर्थात 9 एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एंड यहाँ भी क्या लिखो, एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, अर्थात एम स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो माइनस का 9, तो एम इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस का 3i, यहाँ भी आप एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, तो एम इक्वल टू क्या लिखो प्लस माइनस का 3i लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से एम इक्वल टू जो देख रहे थे वह प्लस माइनस 3i, और यहाँ भी क्या आ रहा था, प्लस माइनस का 3i आ रहा था, यानी रूट्स जो हमको मिला वह रूट्स कैसा मिला, तो रूट्स जो मिल रहा था हमको, रूट्स कैसा मिल रहा था, तो वह रिपीटेड है, ठीक है। रिपीटेड बोले तो इक्वल है, ठीक है, इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जब हम क्या निकालेंगे, अगर सी एफ अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो इसका जब भी हम सी एफ निकालते हैं, इक्वल रूट से इक्वल या रिपीटेड भी कह सकते हैं, रिपीटेड मतलब रिपीट कर रहा था, ठीक है, या इक्वल भी लिख सकते हो। तो अगर आप सॉल्यूशन निकालते हो, यानी सी एफ अगर निकालते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से C1 प्लस का C2x, क्योंकि रिपीटेड है तो एक कांस्टेंट के साथ हम क्या जोड़ते हैं, तो C को जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखो C1 प्लस C2x इंटू फिर वही चीज़ cos 3x प्लस का C3, जो कांस्टेंट हम जोड़े रहेंगे उसको नहीं जोड़ेंगे, C3 प्लस का C4x इंटू साइन क्या लिखोगे, यहाँ से 3x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही इसका क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, अर्थात हम सी एफ कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इसी में अगर एक और चीज़ आ जाता, अगर इक्वल आ जाता,
ठीक है। तो फिर हम उसको भी एक और सी के साथ और एक और सी और एक्स के साथ हम जोड़ के लिखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, किसी को भी? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक और कंडीशन पे हम लोग आते हैं, यानी एक और टाइप पे हम लोग आते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और लास्ट जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, यानी लास्ट टाइप का जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम क्या लेके आ रहे थे, d2y/dx² प्लस 4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यह आपका क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको दिया गया है। तो चलिए हम इसका क्या निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। क्या लिखोगे यहाँ से, d2/dx² प्लस का 4d/dx प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से d² प्लस का 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आइए यहाँ से 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या हम कहें CF की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ से CF की बात करते हो तो CF निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। अगर CF निकालना अगर जरूरी है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना क्या है दोस्तों, तो मजबूरी हो जाता है, ठीक है। जब तक हम ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे तब तक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CF नहीं निकलेगा। तो यही चीज़ कहा जा रहा था, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर निकालना जरूरी है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना क्या है दोस्तों, तो मजबूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे क्या लिखोगे यहाँ से, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकालिए। क्या लिखोगे यहाँ से, ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप निकालते हो तो क्या लिखेंगे यहाँ से, कैसे निकालते हो, तो m के d के जगह पर m पुट करते हैं। तो यहाँ से m² प्लस का 4m प्लस का 4 और y के जगह पर 1 पुट करते हो, तो यहाँ से 1 में इससे गुना करें, यही रह जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम 0 से इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे, 0 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या लिखोगे यहाँ से, तो m+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अर्थात कहेंगे m+2 इक्वल टू 0 और यहाँ भी m+2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अर्थात m इक्वल टू यहाँ भी आपको -2 और m इक्वल टू यहाँ भी -2 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो m का वैल्यू मिला आपको, दो वैल्यू मिला, -2 और -2 दोस्तों, यानी रूट्स कैसा मिला आपको, तो रूट्स जो है ना आपको रूट्स आर रियल और रिपीटेड, क्या या रिपीटेड है दोस्तों, ठीक है। रूट्स आपका रियल भी है और रिपीट कर रहा है। तो इसका अगर CF निकालना होगा तो रिपीटेड वाला ही टर्म हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसका CF, तो CF इक्वल टू C1 प्लस का C2x, ठीक है, इंटू ई के पावर जो वैल्यू है यहाँ से -2 है, दैट -2x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, तो रिपीटेड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। जहाँ भी अगर रिपीट करेगा वैल्यू तो आप C1 प्लस C2x इंटू ई के पावर जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू को हम लिख लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CF निकालने का कुछ रूल देखे हैं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू से ही हम लोग क्या किए हैं, तो CF निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस CF को आप लोग ज़रूर देखिएगा और निकालने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अगर आप नहीं प्रयास करते हो तो अगर CF नहीं निकालने आता है और PI नहीं निकालने आता है, ठीक है, तो BSc पार्ट 3 जो पेपर 7 में जो ग्रुप C में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना था उसका फर्स्ट एक्सरसाइज ही है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में CF निकालेंगे, उसके बाद में PI निकाला जाएगा, अब तब उसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको CF निकालने में दिक्कत हो रही है, PA निकालने नहीं आ रहा है दोस्तों, तो फिर आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हम इस टॉपिक को लेके आ रहे थे, आपको बार बार यह चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत बढ़िया से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे PI कैसे निकालेंगे, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जैसे आप लोग का सब्सिडियरी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मेरा BSc पार्ट 3 सेशन 2019 से 22 सेशन के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम जैसे दिए हैं उन सभी के लिए एक पार्ट 3 का बैच स्टार्ट होगा।
ठीक है। और उस बैच स्टार्ट होगा और उस जो भी बच्चे को घर बैठे सही ढंग से टाइम पे अगर प्रॉपर वे में अगर सिलेबस को कवर करना है तो उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और कब से एडमिशन चालू होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।